अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज फिर मैं क्लास 10th का दरख्शा किताब का चैप्टर नंबर 28 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अहमद फराज के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। ये जो नज़म है, इस नज़म को हम लोग समझेंगे और सबसे आखिर में हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुई। अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में हुई। तो साथियों, अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब होगा 1933 ईस्वी को अहमद फराज की पैदाइश हुई है। और कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा अहमद फराज की पैदाइश पेशावर पाकिस्तान में उनकी पैदाइश हुई है। और अहमद फराज की वफ़ात 2009 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई है। तो साथियों, अहमद फराज की वफ़ात और उनका इंतकाल कब हुआ? तो जवाब होगा 2009 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। अहमद फराज अपनी मौत से चंद दिन पहले 2009 ईस्वी में भारत के दरभंगा में तशरीफ़ लाए थे। अहमद फराज अपनी मौत से चंद दिन पहले 2009 ईस्वी में भारत के दरभंगा में तशरीफ़ लाए थे। तो साथियों, अहमद फराज भारत यानी हिंदुस्तान में कब तशरीफ़ लाए थे? तो जवाब होगा 2009 ईस्वी में वो हिंदुस्तान आए थे। और किस सिलसिले में उनका आना हुआ था? तो इनका जवाब होगा कि दरभंगा में एक मुशायरा था, उसी मुशायरा के सिलसिले में उनका यहाँ पर आना हुआ था। मंदरजा झेल मजमुआ अहमद फराज का लिखा हुआ है। ये जो किताबें हैं, इन किताबों को लिखने वाले का नाम अहमद फराज है। इन तमाम किताबों को अहमद फराज ने लिखा है, जिसमें सबसे पहले में है तने तनहा। तने तनहा नंबर 1 में है, नंबर 2 में है दर्द आशोब, नंबर 3 में है शब खून, नंबर 4 में है मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, नंबर 5 में है जाना जाना, नंबर 6 में है बेआवाज़ गली कोचों में। बेआवाज़ गली कोचों में इन 6 किताबों को अहमद फराज ने लिखा है। इसी को यहाँ पर कहा गया है कि मंदरजा झेल मजमुआ अहमद फराज का लिखा हुआ है। और अगर क्वेश्चन आ जाए, एग्ज़ाम में आ जाए कि अहमद फराज की किताबों का नाम लिखें, तो आप इन किताबों का नाम लिखेंगे। और अगर इस तरह सवाल आ जाए कि अहमद फराज के किसी एक किताब का नाम लिखें, तो आप इन 6 किताबों में से किसी एक किताब का नाम लिख देंगे। अब हम लोग समझते हैं इस नज़म को कि यहाँ पर कहा गया है दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद हो, आँख में बूंद ना हो, दिल में समंदर रखना। पहले इसके मतलब को हम लोग समझ लेते हैं। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। दौलत दर्द यानी अगर किसी इंसान को या आपको अगर तकलीफ़ हो या दर्द हो या कोई परेशानी हो, तो दुनिया से छुपा कर रखना, यानी अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने जानने वालों से छुपा कर रखना। अब मतलब क्या होगा? मतलब इस तरह होगा कि अगर कभी भी आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो उस परेशानी को दूसरों तक आपको शेयर नहीं करना है कि मुझे ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आँख में बूंद ना हो, दिल में समंदर रखना, यानी कोई तकलीफ हो जाए तो आप अपनी आंखों से आंसू ना बहाएं। जैसे कि समंदर के अंदर कितने पानी होते हैं, तो वो पूरे पानी को समंदर समो लेता है। अपने पानी को समंदर अपने बाहर भेजता नहीं, अपने बाहर निकालता नहीं। इसी तरीके से अगर आपके दिल के अंदर कोई परेशानी हो, तो उस परेशानी को आप अपने आँखों के आंसू के ज़रिए से उस तकलीफ़ को जाहिर ना करें। गए गुज़रे ज़मानों का ख्याल आएगा, गए गुज़रे ज़मानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना।
इसका मतलब इस तरह होगा कि आज का दौर आपके सामने है। मिसाल के तौर पर आज आप क्लास 10th में है। इस ज़माने के अंदर आप जितनी मेहनतें करेंगे आइंदा आपको इतना ही फल देगा। अगर इस ज़माने के अंदर आपने सुस्ती कोताही के साथ मैट्रिक की तैयारी की तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अगर आज आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आइंदा आपको अच्छा फल मिलेगा। इसी को यहाँ कहा गया है गए गुजरे ज़मानों का ख्याल आएगा, यानी जैसे आप मेहनत करेंगे, जैसा आप काम करेंगे, ऐसा ही आपको बाद में उसका फल मिलेगा। आज इतना भी ना रातों को मुनव्वर रखना, यानी आज इतनी भी सुस्ती कोताही मत करो कि फिर कल जाकर के आपको पछतावा का सामना करना पड़े। हम इसको दूसरे अंदाज में इस तरह समझा सकते हैं कि अगर किसी से आपकी दुश्मनी हो जाए तो इतनी भी दुश्मनी मत करो कि कल जाकर अगर उससे दोस्ती हो जाए तो फिर शर्मिंदा का सामना करना पड़े। और अगर किसी से दोस्ती हो जाए तो इतनी भी दोस्ती मत करो कि कल जाकर अगर दुश्मनी हो जाए तो फिर उसके सामने फिर तुमको शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा भी काम मत किया करो। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के मुख्तसर तरीन सवालात के तरफ, जिसमें सवाल नंबर 1 में है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई है। और सवाल नंबर 2 में है अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो जवाब होगा अहमद फराज पेशावर में पैदा हुए। पेशावर ये पाकिस्तान में है, तो अहमद फराज पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 में है अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे? तो जवाब होगा अहमद फराज पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, यानी उस्ताद थे। सवाल नंबर 4 में है कि अहमद फराज किस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर थे या हुए? तो जवाब होगा अहमद फराज नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर थे या हुए। सवाल नंबर 5 में है अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले वो बिहार के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ लाए थे? तो जवाब होगा अहमद फराज अपनी मौत से कुछ ही दिनों पहले 2009 ईस्वी में दरभंगा के मुशायरे में तशरीफ लाए थे। साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि अहमद फराज कब उनका इंतकाल हुआ, तो आप जवाब देंगे 2009 में उनका इंतकाल हुआ। और अगर इस तरह सवाल आ जाए कि उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले वो बिहार के किस सूबे में वो आए थे, तो जवाब होगा दरभंगा में वो तशरीफ लाए थे और वो आए थे। सवाल नंबर 6 में है अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं, यानी अहमद फराज की शायरी की किताब कितने अब तक तैयार हो चुके हैं? तो जवाब होगा अहमद फराज की शायरी के 12 मजमूए यानी 12 शायरी की किताब शाये हो चुकी है। और सवाल नंबर 7 में है गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है, यानी गज़ल अरबी के किस किस्म से माखूज है, किस किस्म से निकला है? तो जवाब होगा गज़ल अरबी के सिन्फ कसीदा से माखूज है। सवाल नंबर 8 में है कि दक्कन के किस शायर के जरिया उर्दू गज़ल शिमाल में पहुंची, यानी दक्कन के किस शायर के जरिया उर्दू गज़ल शिमाल में पहुंची, यानी उत्तर जानिब पहुंची। दक्कन के किस शायर के जरिए से उर्दू गज़ल शिमाल यानी उत्तर जानिब पहुंची? तो जवाब होगा दक्कन के शायर वली दक्खनी। क्या? वली दक्खनी के जरिया उर्दू गज़ल शिमाल तक पहुंची। सवाल नंबर 9 जो आखिरी सवाल है, इसमें कहा गया है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं। अच्छा, गज़ल के शुरू वाले शेर को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा उसको मतला कहते हैं। और अगर गज़ल के अंदर कोई लफ्ज़ या कोई वर्ड बार बार आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो जवाब होगा उसको रदीफ़ कहते हैं। और अगर रदीफ़ से पहले कोई लफ्ज़ हम वज़न, हम माना और हम जैसा अल्फाज आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे काफ़िया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा वजल आपको उनका जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो साथियों, 10वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए और
और बेहतरीन अच्छी तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें 99347539। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप रोज़ाना के सबक का PDF लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।